ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। And this story is begin from chapter 215 to 216 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ी ही देर में वह दोनों डाइनिंग हॉल में आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। क्रिश हमेशा की तरह अपनी हेड चेयर पर बैठा था और आशी उसके बगल वाली चेयर पर बैठी हुई थी। आशी को काफी शर्म आ रही थी। वह बार बार अपने गले के पास अपना हाथ रखकर कोहनी को डाइनिंग टेबल पर टिकाकर अपने हाथों से खाना खा रही थी। हालांकि आशिक को खाना खाने में काफी तकलीफ हो रही थी क्योंकि क्रिश ने उसे राइट साइड मार्क दिया था और आशी ने सीधे हाथ से अपने गले को कवर करने की कोशिश की थी क्योंकि उसके बाल पूरी तरह से बंधे हुए थे। वह अपने बाल को खोल भी नहीं सकती थी वरना उसका साइको गुस्सा हो जाता है, जिसका गुस्सा शायद वह कंट्रोल भी नहीं कर पाती। वह किसी तरह मैनेज कर रही थी लेकिन उल्टे हाथ से उसे खाना खाया नहीं जा रहा था। बेचारी काफी बुरी कंडीशन में फंसी थी और मन ही मन रो रही थी। क्रिश उसे बार बार अपनी नीली निगाहों से देख रहा था और तभी अचानक ही हॉल में एक की आवाज गूंज उठी। इस आवाज को सुनते ही सभी की आंखें सामने क्रिश की तरफ गई और क्रिश को देखकर सबकी आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि क्रिश ने एक झटके में ही अपनी पहनी हुई शर्ट दो टुकड़ों में फाड़कर फर्श पर फेंक दी थी और अब क्रिश का गोरा बदन, जिस पर आशी के दिए हुए ना जाने कितने हैं लव बाइट थे, सब घर वालों के सामने थे, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। इसके साथ ही क्रिश के गले और सीने पर सुबह के बने हुए खूबसूरत पलों के निशान जो कि आशी ने अपने नाखूनों से दिए थे। क्रिश की गोरी कागज जैसी बॉडी पर लाल स्याहियों के निशान की तरह उभरे हुए थे जो कि अंधे को भी साफ साफ नजर आए। ये सब दिखने में काफी ऑकवर्ड नजर आ रहा था क्योंकि यह नजारा क्रिश के इंग्लिश वाइट फेयर स्किन, मस्कुलर और अट्रैक्टिव फिट 8 पैक एब्स बॉडी पर किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफी था और यह क्रिश और आशी के रोमांटिक मूवमेंट की गवाही चीख चीख कर दे रहा था। और क्रिश की बॉडी का ये हाल देखकर आसपास बैठे सभी लोगों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आशी की तो हैरानी और शर्म से लगभग आंखें ही बाहर आ गई थी और हाल में बैठे सभी लोग, राहुल, एना, अथर्व, समर, नताशा, रॉकी, नीक, गौरी, याना और राका, सभी शर्म के मारे अपनी नजर इधर उधर करते हुए तिरछी नजर से आशी को देख रहे थे और आशी भी सबकी नजरों की ताबिश अपने चेहरे पर महसूस करके जमीन में गड़ी जा रही थी। तभी एना इस ऑकवर्डनेस सिचुएशन को समझते हुए क्रिश से अपनी नॉर्मल टोन में बोली, व्हाट हैपेंड क्रिश, व्हाई डिड यू सडनली रिमूव योर टी शर्ट? नथिंग मॉम, आई वॉज जस्ट फीलिंग वेरी हॉट, यू गाइज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फूड। कहते हुए क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह कोल्ड ही थे। उसने चुपचाप अपने खाने पर कंसंट्रेट किया लेकिन आशी को ये बात समझ में आ गई थी कि क्रिश ऐसा क्यों किया था और अब उसे अपनी बेशर्म पति की हरकतों पर शर्म के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। उसका दिल कर रहा था वह अभी और इसी वक्त उठकर यहाँ से भाग जाए। हाय रब्बा, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। अब तो आशी से खाना भी नहीं खाया जा रहा था और तभी समर ने धीरे से अपने आप से कहा, हद है इन दोनों को, देखो अपने प्राइवेट मोमेंट्स कैसे लोगों के सामने फ्लॉन्ट करते हुए। अखंड सिंगल लोगों के दिल पर छुरियां चल रहे हैं। अरे कम से कम किसी और पर नहीं, मुझ पर तो दया कर लिया होता। क्या ये लोग ये शो करना चाहते हैं कि यह हमसे बेहतर है क्योंकि उनके पास इनका पार्टनर है? हे कान्हा जी, आपने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी है? आपके पास 16,108 रानियां थी, इस खडूस साइको के पास भी इसकी रानी है। अरे कम से कम मुझ पर भी एक दया करो, मुझे एक नौकरानी ही दे दो, पर ध्यान देना है वह इंग्लिश होनी चाहिए। कहते हुए समर मन ही मन रो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अब नीक दिल ही दिल में अपने आप से बोला, ये ब्रो की फायरफ्लाई कुछ ज्यादा ही वाइल्ड नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी चूहिया ने मेरे ब्रो की पूरी बॉडी को कूतर लिया है। दिखने में इतनी क्यूट लगती है हरकतें, देखो गिलहरी की तरह। ओह गॉड, मेरा ब्रो पता नहीं कैसे झेलता होगा अपनी इस फायरफ्लाई को। इसका नाम फायरफ्लाई नहीं बल्कि गिलहरी होना चाहिए था। ब्रो, डोंट यू थिंक यू शुड चेंज द नेम ऑफ योर फायरफ्लाई टू स्क्विरल? कहते हुए नीक, जो कि इस वक्त क्रिश के दूसरी साइड उसके बगल में बैठा हुआ था, धीरे से झुककर क्रिश से बोला, जो सुनकर क्रिश उसे अपनी ठंड और घूरती हुई नजरों से देखकर अपनी कर्कश आवाज में बोला, आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन योर स्टडीज एंड हेल्थ, निक, ना कि इस चीज पर कि बड़े क्या कर रहे हैं, गॉट इट? और क्रिश की एक कठोर आवाज को सुनकर नेकी बोलती बंद हो गई। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे कर लिया। ये देखकर
गौरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इधर रॉकी और नताशा एक दूसरे को तिरछी नजर से देख रहे थे। रॉकी के चेहरे पर एक हल्की सी रौनक थी, उसकी आंखों में कोई शरारत थी जिसे शायद नताशा भी समझ पा रही थी। न जाने क्यों आज पहली बार रॉकी के चेहरे को देखकर नताशा काफी इनकंफर्टेबल हो रही थी। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, या यूं कहें कि वह बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसे तो खाना भी नहीं खाया जा रहा था, उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथ कांप रहे थे, क्योंकि किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि टेबल के नीचे से रॉकी, जो कि उसके बगल में बैठा हुआ था, वह न जाने कब से ही नताशा के हाथ को पकड़कर उसे तंग कर रहा था, और जिसके कारण नताशा को काफी अजीब और बेचैनी सी फील हो रही थी। रॉकी अपने हाथों से कभी उसकी कमर को सहला रहा था तो कभी उसकी थाई को, और कभी उसके हाथों में अपनी उंगलियां इंटरवेंट करते हुए वह उसकी उंगलियों के साथ खेल रहा था। ऐसा करते हुए नताशा का उल्टा हाथ रॉकी के हाथों में था, जिसे वह छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और सबको दिखाने के लिए वह अपने सीधे हाथ से खाने का नाटक कर रही थी। हालांकि रॉकी ने उसे इतना परेशान कर दिया था कि उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, लेकिन रॉकी इन चीजों को करते हुए काफी खुश और एंजॉय महसूस कर रहा था, क्योंकि नताशा को तंग करना उसे अच्छा लग रहा था। और तभी फाइनली फ्रस्ट्रेटेड होते हुए नताशा थोड़ा घबराते हुए धीरे से झुककर रॉकी से अपनी धीमी आवाज में बोली, रॉकी, यह तुम क्या कर रहे हो? प्लीज हाथ छोड़ो मेरा। और नताशा की इस बात को सुनकर रॉकी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखते हुए धीरे से झुककर नताशा को जवाब देते हुए बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी, व्हाई शुड आई रिमूव माई हैंड? मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तुम देख नहीं रही क्रिश की बॉडी? उसकी वाइफ ने उसे कितने प्यारे लव बाइट दिए हैं। पता नहीं तुम मेरी बॉडी का ये हाल कब करोगी। आई नो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हारा हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ। आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना हक तो मेरा बनता है। और रॉकी की इन बातों को सुनकर नताशा गुस्से से दांत पीसते हुए धीरे से रॉकी से बोली, क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। क्रिश और आशी की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है। क्रिश आशी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि उसे प्यार करता है। उसने उसे अपनी पत्नी करने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसे अपना हक दिया है। उसे प्रोटेक्ट रखता है, सिक्योर रखता है, केयर करता है। उसके अंदर अपनी वाइफ की बॉडी के लिए सिर्फ हवस नहीं है, बल्कि वह प्यार करता है उससे। अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरी लड़कियों को किस नहीं करता। तुम्हारा कंपैरिजन उसके साथ कभी नहीं हो सकता, इसीलिए ये फालतू का वाइफी और हस्बैंड वाला ड्रामा बंद कर दो। और नताशा की बातों को सुनकर रॉकी को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। वह नताशा के हाथों को अपने हाथों में मजबूती से पकड़कर उसकी उंगलियों में अपनी उंगली मजबूती से इंटरवेंट करते हुए बोला, शट अप नताशा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें सब समझाने की कोशिश करूंगा। तुम एक बार बेडरूम में आओ, मैं तुम्हें सब समझता हूँ। और यह सुनकर नताशा को उसे पर गुस्सा आने लगा। उसने अपनी आंखें दिखाकर दांत पीसते हुए कहा, बेडरूम में आऊं, वह भी तुम्हारे साथ, ताकि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सको, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सको, मेरी बॉडी के साथ अपनी हवस मिटा सको। कभी नहीं, मैं तुम्हारे पास अब नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, बल्कि मैं यहाँ से जाऊंगी, और यह मेरा फैसला है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इन शब्दों को कहते हुए नताशा की आंखों में गुस्सा और अटल विश्वास था, जिसे देखकर रॉकी को नताशा पर गुस्सा आने लगा था। उसने अचानक ही अपनी पकड़ नताशा के हाथों पर मजबूत कर दी, जिसके कारण नताशा को अचानक ही अपने हाथों में बहुत दर्द हुआ और उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। आह! और नताशा को अचानक ही कराहते हुई सुनकर सभी लोगों का ध्यान नताशा की तरफ गया। तभी आशी ने परेशान होते हुए नताशा से पूछा, क्या हुआ नताशा, तुम ठीक तो हो? तुम चिखी क्यों? और आशी की बात सुनकर नताशा अपने दर्द को संभालते हुए अपने हाथ को रॉकी के हाथों में फ्री छोड़ देती है। इसके साथ ही उसने आशी से बात को टालते हुए बताया, वह कुछ नहीं, वह खाना गर्म है ना, तो मुंह जल गया था। ये सुनकर अथर्व नताशा को एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, पानी पी लो नट्टू, और संभाल कर खाओ। नताशा अपने दोनों होठों को दबाते हुए धीरे से हाँ में सर हिलाती है और पानी थोड़ा सा उठाकर पी लेती है। रॉकी ने अब तक नताशा के उसे हाथ को नहीं छोड़ा था। नताशा को रॉकी पर गुस्सा आ रहा था। और तभी सभी लोगों का खाना कंप्लीट होने ही वाला था, और अचानक क्रिश ने अपनी कर्कश आवाज में नताशा की तरफ देखते हुए कहा, नताशा, आई होप कि तुम्हें मालूम होगा कि कल तुमने जो हरकत की थी वह माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम अचानक इस तरह अपनी जान पर खेलकर जंगल में क्यों
दौड़ी थी। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी वजह से यहाँ आसपास सभी लोगों को कितनी प्रॉब्लम हुई थी? इनफैक्ट तुम्हारे कारण जंगल में वाइल्ड एनिमल्स को भी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि तुम्हारे पीछे पीछे हमें अपने सभी बॉडीगार्ड्स को जंगल में भेजना पड़ा, जिसके कारण वहाँ एक बॉडीगार्ड शेर का शिकार बन गया और दूसरा काफी बुरी तरह घायल है। क्या तुम बता सकती हो इसका हर्जाना कौन भरेगा? क्या तुम्हें मालूम है तुमने जो किया है इसके बदले तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? कहते हुए कृष के भाव काफी कठोर थे, जिसे सुनकर हाल में बैठे लगभग सभी लोग घबरा गए और नताशा के माथे से पसीना बहने लगा। तभी आशी कृष के गुस्से को भांपते हुए बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, साइको बहुत। दरअसल नताशा, जिससे पूछा जाए वही बोले तो बेहतर होगा। मुझे बीच में बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंडरस्टैंड फायरफ्लाई। कहते हुए कृष अपनी नीली नजरों से आशी को घूरा और कृष की कठोर आवाज सुनकर आशी ने घबराते हुए अपनी नजर नीचे कर ली, लेकिन उसे नताशा के लिए डर भी लग रहा था। और तभी अथर्व धीरे से कृष की तरफ देखते हुए बोला, कृष मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दरअसल मैं और नताशा, I hope that you have also heard very clearly what I have just said. I don't like it at all when someone interrupts. मैं उम्मीद करता हूँ मैं अभी जो बात कही है उसे बात को तुमने भी बहुत क्लियर सुना होगा कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि जब मैं बात करूँ तो कोई बीच में बोले, जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब दे। तो बेहतर होगा तुम्हारी बारी आने पर तुम्हें भी बोलने का मौका मिलेगा। शांति से बैठे रहो। कहते हुए कृष की गरजती हुई आवाज एक बार फिर हाल में गूंज गई, जिसे सुनकर अथर्व भी शांत हो गया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। तभी कृष अपनी ठंडी निगाहों से नताशा की तरफ देखते हुए बोला, नताशा सीधी बैठो, अपने दोनों हाथ टेबल पर रखो और बताओ क्यों गई थी तुम जंगल में? कहते हुए कृष ने नताशा को कमान दी, जो सुनकर नताशा ने झटके से अपना हाथ रॉकी से छुड़ाया और रॉकी की पकड़ भी उस पर ढीली थी। उसका हाथ तुरंत ही रॉकी के हाथों से छूट गया। अब नताशा अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखकर ठंडी सांस लेते हुए बोली, एम सॉरी कृष, मुझे पता है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसके बदले में अगर तुम मुझे कोई सजा देना चाहते हो तो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। पर सच कहती हूँ मैं ऐसा जानबूझकर नहीं किया। उस वक्त मेरी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं वापस नीदरलैंड जाना चाहती हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत परेशान किया है और मुझे लगता है कि अब हम लोगों का यहाँ से जाना ही ठीक है। और नताशा की इस बात को सुनकर हाल में बैठे सभी लोग हैरान रह गए, खासतौर से रॉकी, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि नताशा अभी भी अपनी बातों पर कायम है, क्योंकि उसने रात को ही नताशा को बहुत बुरी तरह से धमकी दी थी। लेकिन इसके बावजूद नताशा में इतनी हिम्मत आ गई कि वह कृष के सामने भी अपनी बात को कह सके। लेकिन कृष नताशा के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, यू आर श्योर दैट बाय डूइंग दिस यू विल बी एबल टू कीप योरसेल्फ हैप्पी आफ्टर लिविंग हियर? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास इससे भी बेहतर ऑप्शन है तो? और कृष की इस बात को सुनकर नताशा, अथर्व, आशी, हॉल में बैठे सभी लोग कंफ्यूजन से कृष की तरफ देखने लगे। और तभी अथर्व ने हैरानी से कृष से पूछा, इससे भी बेहतर ऑप्शन? तुम कहना क्या चाहते हो कृष? साफ साफ बताओ, हमें समझ नहीं आ रहा। साफ साफ ही बता रहा हूँ, नताशा इस घर की बहू है, जबरदस्ती या अनचाही ही सही पर उसकी शादी हो चुकी है और अब वह डेविडसन फैमिली के मेंबर है। हाँ, यह अलग बात है कि इस शादी को लेकर शायद दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। तुम लोगों को याद होगा मैंने नताशा और रॉकी को 1 महीने का वक्त दिया था अपनी फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, वही शादी में रहना चाहते हैं या नहीं, और वह अल्टीमेटम आज खत्म हो चुका है। लेकिन दोनों इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो वादे के हिसाब से मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, जो शायद फर्स्ट ऑप्शन से बेटर है। इससे डेविडसन फैमिली और सिंघानिया फैमिली को काफी फायदा होगा। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि डेविडसन फैमिली और सिंघानिया फैमिली की सालों से दोस्ती है, उनके रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं, और अगर यह शादी ब्रेक होती है तो दोनों की रिलेशनशिप इफेक्ट होंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। और इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि हम लोग नताशा की शादी करवाएंगे। और यह सुनते ही वहां हाल में बैठे लगभग सभी लोगों को बहुत ही बड़ा झटका लगा। सबकी आंखें हैरानी से फैल गई, खास तौर से रॉकी और नताशा। अब अथर्व गुस्से से अचानक ही अपनी जगह से खड़ा हुआ
और गुस्से से क्रिश की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट, तुम ये क्या कह रहे हो क्रिश? तुम्हें मेरी बहन की लाइफ कोई मजाक लग रही है जो अगर उसकी एक शादी इनसक्सेसफुल हुई तो उसे दूसरी शादी में बांध दिया जाए? इंसान है कोई खिलौना नहीं जो उसे कहीं भी किसी के भी गले में बांध दिया जाए। मुझे यह फैसला मंजूर नहीं है। मेरी नताशा के लिए क्या सही है और क्या गलत है मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। कहते हुए अथर्व के चेहरे के भाव काफी गंभीर थे और उसकी इस बात को सुनकर क्रिश उसे अपनी नीली कठोर नजरों से घूर कर देखते हुए लगभग अपनी गरजती हुई आवाज में बोला। आवाज नीचे किंग के किंगडम में कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे, ये बात किंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। चाहे वह कोई भी हो, तुम्हें यहाँ बोलने का मौका दिया जा रहा है, वह तुम्हारे लिए काफी है, लेकिन अपनी औकात मत भूलना। कुछ भी बोलने से पहले तुम ये सोच लेना कि तुम किससे बात कर रहे हो। शांति से बैठो, तुम्हें तुम्हारी बात कहने का मौका भी मिलेगा और फैसला लेने का भी, लेकिन किंग की बात कंप्लीट होने के बाद। कहते हुए क्रिश की आवाज इतनी ठंड थी कि अथर्व का गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और अब क्रिश सभी लोगों की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में एक बार फिर बोला, मुझे पता है आप लोगों को मेरा यह फैसला काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन भरोसा रखिए अगर मैंने यह फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। अथर्व, एक बार अपने ठंडे दिमाग से सोचो। मैं मानता हूँ तुम नताशा के भाई हो और तुम्हें पूरा हक बनता है अपनी बहन की लाइफ का फैसला लेने का, लेकिन एक बार अपनी बहन की लाइफ के बारे में सोचकर देखो। तुम लोग इंडियन हो और तुम्हारी बहन के ऊपर एक शादीशुदा होने का टैग लग चुका है। ये बात तुम और हम जानते हैं कि यह शादी किस कंडीशन में हुई है, लेकिन इस कंडीशन को तुम पब्लिक की अपनी फैमिली को नहीं समझा सकते। इस चीज का असर नताशा की लाइफ पर डायरेक्ट पड़ेगा। वैसे भी उसकी लाइफ जितनी डिस्ट्रॉय होनी थी हो चुकी है, लेकिन अगर तुमने सही वक्त पर सही फैसला नहीं लिया तो उसकी लाइफ और भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। और वैसे भी उसे आज नहीं तो कल किसी न किसी से शादी तो करनी ही होगी, और मैंने जिस लड़के के साथ उसकी शादी करने का फैसला लिया है, आई होप कि तुम्हें उसे लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वह तुम्हारी बहन को वही खुशियां देगा जो वह डिजर्व करती है। लाइफ में एक सही लाइफ पार्टनर होना जरूरी है जो हमें सपोर्ट करे, समझे और प्यार करे। ये बात मैंने फायरफ्लाई से सीखी है कि एक लड़की के लिए उसका हस्बैंड कितना मैटर करता है, और आगे चलकर तुम्हारी बहन किसी अनजान इंसान से शादी करें, उसके बाद उसे और तकलीफ हो। इससे अच्छा है कि तुम एक ऐसे लड़के के साथ उसका रिलेशनशिप डिसाइड करो जो उसे आगे खुश रखे, उसे समझे। मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लो, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे डैड और समर से बात करनी है। मेरे साथ चलो। कहते हुए क्रिश अपनी जगह से खड़ा हुआ और साइड में चला गया। क्रिश के उठते ही बटला उसके लिए कपड़ा लेकर खड़ा था। क्रिश ने अपनी शर्ट ली और उसे पहनते हुए उसके चेहरे के भाव काफी गंभीर थे। अथर्व भी पुरुष की बात को अब समझने लगा था। वह बिना कुछ बोले अपनी जगह से खड़ा हुआ। राहुल और समर भी अपनी जगह से खड़े होकर क्रिश के पीछे चले गए। अब क्रिश, अथर्व, समर और राहुल चारों कुछ बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर तीनों काफी हैरान थे। क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ठंड थे, उसकी आंखें गंभीर थी। अथर्व के माथे से पसीना छूट रहा था। समर भी काफी परेशान था, लेकिन राहुल की आंखों में एक भरोसा था। वह काफी गंभीरता से क्रिश की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। और इधर नताशा अपने हाथों को वापस में मलते हुए काफी परेशान थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया था और तभी रॉकी उसकी थाई पर हाथ रखते हुए उसे शांत करते हुए बोला, नताशा, तुम्हें क्या जरूरत थी क्रिश से ये कहने की कि तुम्हें यहाँ से जाना है? मैंने तुम्हें कल समझाया था ना, एक बार में समझाने पर समझ नहीं आता। लगता है तुम्हें सीधी बातें समझ नहीं आती। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, और यह रोने का नाटक बंद करो, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। क्रिश चाहे कोई भी फैसला ले, मैं उसके फैसले को कामयाब होने नहीं दूंगा। हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। तुम मेरी हो, मैं भी देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन दूर करता है। कहते हुए रॉकी की आवाज में एक गुस्सा था। वह अपने दांत पीसते हुए अपनी नीली आंखों को गुस्से से लाल कर चुका था। और तभी नताशा अपनी भरी हुई आंखों से रॉकी की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, तुम क्यों चाहते हो मेरे साथ रहना? तुम ही तो चाहते थे कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाए। मुझे एक रीजन दो, तुम्हें मैं क्यों चाहिए? डू यू लव मी? और नताशा की इस बात को सुनकर रॉकी का हाथ अचानक की उसकी थाई से हट गया। उसकी आंखों में अजीब से इमोशन आ
गए उसकी आंखें बेचैन होने लगी क्योंकि उसके पास खुद इस बात का जवाब नहीं था कि वो नताशा के साथ क्यों रहना चाहता है और नताशा उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। लेकिन रॉकी के चेहरे के रिएक्शन देखकर उसे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए कहा, जवाब नहीं है ना? तुम्हारे पास कहाँ से होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए अब तुम्हारी जिद हूँ जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। और नताशा की इस बात को सुनकर रॉकी अपने चेहरे की एक्सप्रेशन को एक बार फिर डार्क करते हुए उसकी तरफ घूर कर देखते हुए धीरे से बोला, जिद ही सही, लेकिन तुम मेरी हो, रीजन चाहिए तुम्हें तो सुनो, तुम मेरी वाइफ हो। क्या ये रीजन काफी नहीं हम दोनों के साथ रहने के लिए? और यह सुनकर नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखकर फीका सा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी नजरों में तो वह शादी कभी थी ही नहीं, तो मैं तुम्हारी वाइफ कब से बन गई? इन शब्दों को कहते हुए नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब रॉकी जैसे ही कुछ बोलने वाला था तभी आशी उसके पास आते हुए उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़कर शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ नताशा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम पर कोई भी किसी भी रिश्ते के लिए दबाव नहीं डाल सकता। मैं खुद साइको से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे उससे लड़ना ही क्यों ना पड़े। अगर वह किंग है तो मैं भी क्वीन हूँ। मैं भी देखती हूँ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई तुम पर जबरदस्ती कैसे करता है। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो नहीं होगी, मुझ पर भरोसा रखो। कहते हुए आशी की आंखों में एक गुस्सा था, एक कॉन्फिडेंस था, जिसे समझकर नताशा अपनी भरी हुई आंखों से आशी को देखने लगी। और तभी रॉकी, अथर्व, समर और राहुल भी हॉल में वापस आ चुके थे। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठकर सोफे पर आए, जहां क्रिश हमेशा की तरह अपने किंग साइज सोफे चेयर पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा था। आशी उसके ठीक बगल में उसके चेयर से हल्के से छोटे चेयर पर बैठी थी। दोनों का चेयर दिखने में बिल्कुल एक जैसे था। वह इतना बड़ा था कि आशी जैसी 3 लड़कियां उस पर बैठ सकती थी। इसे बिल्कुल क्रिश की चेयर की तरह कस्टम डिजाइन करके बनाया गया था और वह दोनों एक सेट था, किंग और क्वीन का। इस सोफे चेयर पर आशी के अलावा किसी और को बैठने की इजाजत नहीं थी और यह बिल्कुल रिप्लिका था डेविडसन विला के सोफा चेयर की तरह। इसका हेड ग्राउंड किसी ड्रैगन क्राउन की तरह था, ऊपर से एक ड्रैगन जो मुंह खोल बैठा था और उसे ड्रैगन की गोद में किंग और क्वीन बैठे थे। ये 2 अलग अलग सोफा चेयर था जो एक साथ चिपक कर रखा गया था। उसके दोनों हैंड रेस्ट पर क्रिश ने अपने हाथों को किसी राजा की तरह फैला रखा था और उसकी सोफे के ठीक सामने बड़े से सोफे पर राहुल और हैना एक साथ बैठे थे। बाकी दूसरी साइड 7 सीटर पर बाकी की फैमिली मेंबर बैठे थे। अब क्रिश एक बार फिर बोलना शुरू करता है, कुछ भी कहने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैंने और डैड ने एक खास फैसला लिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, समर अवस्थी, जिसे डैड ने हमेशा से अपने बेटे की तरह पाला है और फिलहाल वह हमारी फैमिली का मेंबर है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वह हमारी फैमिली का लीगल मेंबर बने और इसके लिए हमने ये खास फैसला लिया है कि समर अवस्थी को डैड यानी कि राहुल दीवान अपने लीगल बेटे के तौर पर गोद लेंगे। और भी लीगल क्योंकि राहुल दीवान के नाम के साथ डेविडसन खानदान का नाम जुड़ा है। इस हिसाब से अब समर डेविडसन फैमिली का लीगल मेंबर होगा और अब उसे दुनिया समर डेविडसन के नाम से जानेगी। डेविडसन फैमिली का 4th सन और इसके साथ ही समर डेविडसन को मिलेंगे डेविडसन फैमिली के सारे राइट। उसकी रेपुटेशन हमारे बराबर होगी। जितना हक इस खानदान में निक, रॉकी और मेरा है, उतना ही समर का होगा और डैड की प्रॉपर्टी के 25% हिस्सा समर के नाम होगा। इसके अलावा मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से 30% शेयर समर के नाम गिफ्ट देना चाहता हूँ। इस हिसाब से समर के पास होगी करोड़ की प्रॉपर्टी। एम आई राइट डैड? कहते हुए क्रिश ने राहुल की तरफ देखा और क्रिश की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने समर की तरफ देखते हुए सभी लोगों को देखकर गर्व से कहा, यस ऑफ कोर्स माय सन, मुझे गर्व है तुमने यह फैसला लिया। सच कहूँ तो यह फैसला मैं बहुत पहले लेना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था तुम लोगों से बात कैसे करूं। पर फाइनली आज ये डिसाइड हो चुका है। आज से समर मेरा बेटा है, समर दीवान डेविडसन, और आई होप कि इससे एना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहते हुए राहुल ने एना की तरफ देखा। राहुल की बात सुनकर एना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पहले 3 बेटे थे, अब कर होंगे, मुझे इससे क्या प्रॉब्लम है। तुम लोगों का फैसला बहुत अच्छा है समर, मेरा अच्छा बेटा।
बनेगा कहते हुए आना नहीं मुस्कुराकर समर के सर पर हाथ सहलाया और समर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने ऐना को हग कर लिया। यह फैसला सुनाने के बाद हॉल में बैठे लगभग सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। आशी ने मुस्कुराकर समर को थम्स अप दिखाए और समर भी उसको अपनी जीभ निकाल कर चिढ़ाने लग, जो देखकर आशी की आंखें ठंडी हो गई। तभी निक ने भी मुस्कुराकर समर के पीठ पर हल्का सा पंच मारते हुए कहा, वेलकम टू आवर फैमिली ब्रदर। समर ने मुस्कुराकर निक की पीठ थपथपाए और तभी क्रिश एक बार फिर अपनी ठंडी और कोल्ड आवाज में सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, इसके अलावा हमारे पास आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है, और वह ये कि हमने यह फैसला लिया है कि नताशा की शादी समर से होगी, क्योंकि समझ नताशा को काफी अच्छे से समझता है, उसे जानता है। मैंने काफी समर से देखा है कि नताशा और समर की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। आई थिंक वह दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और क्रिश की इस बात को सुनकर हाल में बैठे लगभग सभी लोग हैरान रह गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी ऐना गुस्से से अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, क्रिश तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारा पहला फैसला तो अच्छा है क्योंकि उसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा दूसरा फैसला वह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अरे नताशा रॉकी की वाइफ है और वह शादी करके इसी घर में हमारी फैमिली के दूसरे बेटे के साथ रहेगी। यह कहाँ तक सही है? मैं मानती हूँ समर बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन नताशा मुझे वह हमेशा से रॉकी के लिए पसंद है। मुझे लगता है तुम्हारा यह फैसला सही नहीं है बेटा, इससे फैमिली में आगे चलकर दरार पड़ सकती है। और अपनी मॉम की बात सुनकर क्रिश अपनी कोल्ड वॉइस में उन्हें जवाब देते हुए बोला, इसमें प्रॉब्लम क्या है मॉम? आप जिस शादी की बात कर रही है उस शादी को आपका बेटा एक्सेप्ट नहीं कर रहा और नताशा यहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में अगर नताशा यहाँ से गई तो ये बात तो कंफर्म है कि उसकी लाइफ में आगे चलकर कोई दूसरा मेंबर आएगा। और मैं जानता हूँ कि नताशा बहुत अच्छी लड़की है, वह इस घर की बहू है और मैं चाहता हूँ कि इस घर की बहू इसी घर में रह जाए। और जहाँ तक बात है रॉकी और नताशा की रिलेशनशिप की, तो ये बात हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। इनफैक्ट उनकी तो शादी भी इनलीगल है। सिर्फ इंडियन वेडिंग करने से वह दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं बनते, क्योंकि दोनों बाय पेपर हस्बैंड वाइफ लीगल तौर पर नहीं है। और जहाँ तक बात है नताशा की, तो समर से अच्छा लड़का उसके लिए कोई नहीं हो सकता। नताशा तुम ऐसा मत समझना कि हम तुम पर कोई दबाव डाल रहे हैं। भले ही हम लोगों ने यह फैसला लिया है, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा होगा, क्योंकि यह तुम्हारी लाइफ है। बड़े होने के नाते हमें तुम्हारे लिए जो सही लग रहा है हमको कर रहे हैं, लेकिन हम तुम पर कोई भी दबाव नहीं डालेंगे। तुम्हें जो भी फैसला लेना है तुम ले सकती हो। बोलो तुम्हें क्या कहना है इस बारे में? अब क्रिश की बात सुनकर नताशा, जो कि अपनी आंखों में आंसू संभालने की कोशिश कर रही थी, उसने एक नज़र रॉकी की तरफ देखा और रॉकी क्रिश की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठा था। उसने अचानक ही गुस्से से खड़े होते हुए क्रिश की तरफ देखते हुए लगभग गरजते हुए कहा, क्रिश हाउ डेयर यू? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही सामने मेरी ही वाइफ की शादी किसी और से करवाने की बात करो। एक बात कान खोलकर सुन लो क्रिश, मुझे तुम्हारा यह फैसला मंजूर नहीं है। तुम इस बारे में नताशा से क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो, मैं उसका हस्बैंड हूँ। एक हस्बैंड से होते हुए उसकी वाइफ की शादी किसी और से नहीं हो सकती। नताशा मेरी वाइफ है, वह किसी और से शादी नहीं करेगी। और रॉकी की इस गरजती हुई आवाज को सुनकर क्रिश के चेहरे के भाव कठोर हो गए और अचानक ही उस हॉल में एक गन फायरिंग की आवाज गूंजी और अचानक ही ऐना की चीख निकल गई, रॉकी। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।